हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। 4 प्रश्न तक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज जो है 5वें प्रश्न से शुरू करेंगे। देखिए, चूंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्न में कहीं ना कहीं हमें समरूप त्रिभुज प्रूव करना है और कहीं कहीं पर समरूपता की कसौटी लगाकर भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो अधिकतम यही प्रश्न है, इसलिए हमको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए, 4 तक बता दिया था, आज 5वें का नंबर है। तो देखिए प्रश्न को, देखिए क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर। पहले तो हम बनाते हैं एक त्रिभुज। तो मान लीजिए कोई सा भी एक त्रिभुज बना लीजिए, बस आप समझते रहिएगा क्या बनाए हैं, पी क्यू आर। ठीक, इतना बन गया। कह रहा कि पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस, पी आर पर क्या है, बिंदु यस, पी आर पर है बिंदु यस। मान लीजिए बिंदु यस यहाँ पर है। और क्या कह रहा है, क्यू आर पर क्रमशः टी। तो क्यू आर पर क्या है, मान लीजिए टी। कह रहा कि इस प्रकार स्थित है कि कोण P इक्वल टू है कोण आर एस टी। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे हम क्या मिलाएंगे, एक रेखा। तो अब देखिए क्या रहा है कि कोण P, यहाँ का कोण जो है कोण P इक्वल टू है कोण आर टी एस। एक कोण क्या चीज़ है, इक्वल है। तो कह रहा है प्रूफ कीजिए कि पी क्यू एस, पी क्यू एस और क्या है आर टी एस, पी क्यू आर रहना चाहिए। रुकिए एक सेकंड, प्रश्न में देख लें हम पहले। पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर ही है, यहाँ पी क्यू आर रहेगा, नहीं तो प्रूव ही नहीं होगा। देखिए त्रिभुज ही नहीं बनना है, पी क्यू एस कोई त्रिभुज नहीं बनना है, पी क्यू आर बनना है और यहाँ पर एस टी आर या फिर आर टी एस, इतना हमको प्रूव करना है। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, क्या चीज दिया है, तो पहले लिख देंगे हम एक लाइन में दिया है। दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर सिंपली दिया है कि कोण P इक्वल टू कोण आर टी यस, ये तो दिया ही है। उसके बाद और एक चीज़ दिया कि पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है उसका छोटा सा सलूशन है कि कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, क्या चीज़ सिद्ध करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो पी क्यू आर समरूप त्रिभुज आर टी यस। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, चूंकि हमको यही ना प्रूव करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर और एस टी आर या आर टी एस क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो अब आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर एक चीज तो दिया ही है, कोण P इक्वल टू है कोण आर टी यस। ये चीज क्या है, दिया है, दिया है। उसके बाद अगर आप लोग एक चीज और देखें, क्या चीज देखिए, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी इक्वल टू एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस। क्यों है, क्योंकि ये जो है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब मैं दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से बना रहा हूँ अलग अलग, तो मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए क्यू आर पी यहाँ पर आ गया, टी आर एस, दोनों त्रिभुजों में ये जो एंगल है ये क्या चीज़ है, कॉमन है। अगर कॉमन कोई चीज़ है तो भाई इक्वल तो होगा ही। तो देखिए ये भी कोण इक्वल हो गया, यहाँ से भी इक्वल हो गया। तो अब हम सिंपली कह देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है आर टी एस। क्यों हुआ है, ए समरूपता की कसौटी, ए समरूपता की कसौटी। मैंने आप लोगों से कल ही बताया था कि जो हम लोग ट्रिपल ए पढ़ते हैं, ए उसी में अगर दो चीज कोई किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण इक्वल हो जाता है तो तीसरा कोण इक्वल होना पड़ता है। इसलिए उसको हम लोग शॉर्ट में बदल दिए ए समरूपता की कसौटी। ठीक, देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये चीज़ देखना था कि कहाँ क्या चीज़ बनना है। ठीक, ये था 5वां प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 6वां नंबर प्रश्न दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी ई, देखिए इसमें भी मिस्टेक दी है, ए बी ई हो ही नहीं सकता है।
त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी, हाँ ठीक है, देखिए ए बी ई, ए त्रिभुज की बात कर रहा है और इधर से कह रहा है कि ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज जो है, आप लोग इस चीज को तो जानते ही होंगे, ये क्या चीज है, सर्वांगसम। क्लास 9th का है कि त्रिभुज ए बी ई जो है, ए बी ई और ए सी डी क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक। उसके बाद कह रहा कि तो प्रूव कीजिए ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। देखिए पहले तो दिया क्या चीज है, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ए चीज दिया है वो भी सर्वांगसम है। उसके बाद हमें प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अब उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कौन कौन सा, ए बी ई और ए डी सी, तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकता हूँ, जैसे ध्यान दीजिए ए डी ई को मैं अगर बनाऊँ, ए डी ई ऐसे बनना है, ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज बनना है, देखिए ऐसे बनना है, ऐसे, तो ए ई बी। अब आप लोग अगर ध्यान दें तो देखिए कोण ए और कोण ए, ये क्या चीज़ है, इक्वल है। पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पर आइए, देखिए ए और ए डी इक्वल होगा कि नहीं, चूंकि ये सर्वांगसम है तो इक्वल होगा, तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा ए डी इक्वल टू ए, ठीक। कैसे हुआ है, ए चूंकि जब सर्वांगसम है तो CPCT एक क्लास 9th में था, CPCT, उसके द्वारा एक क्या चीज़ है, इक्वल है, ठीक है ना। ए डी इक्वल टू ए, और एक चीज़ क्या होगा, देखिए ए बी और ए बी और ए, नहीं, ए डी यहाँ पर सी है, वही तो ए बी और ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। एक कैसे हुआ है, ए हुआ है CPCT क्लास 9th में CPCT, जब सर्वांगसम त्रिभुज हम प्रूव करते हैं तो उसमें जो इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, सर्वांगसमता के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं CPCT। अब उसके बाद जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो अब मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, क्या चीज़, देखिए इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ए डी अपान ए ई इक्वल टू ए बी अपान ए सी इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये चीज़ होगा। एक क्यों होगा और कैसे होगा, यहाँ पर जब दो भुजा इक्वल हो गई तो दोनों को जब अनुपात मिलेंगे तो एक ही आएगा, वो तो हमेशा सत्य है। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि कोण ए और कोण ए दोनों क्या चीज़ है, उभयनिष्ठ है। चलिए एक बार मैं इसको लिख देता हूँ कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी। पहले आप लोग एक चीज देखिए, ए डी ई और ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी, ठीक। ए डी ई को लेना है और एक बार ए बी सी को लेना है। अब आप लोग अगर देखें तो मैं इसको एक तरह से और लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर इसको ट्रांसफ़र थोड़ा सा करूँ, थोड़ा सा ट्रांसफ़र का मतलब समझिए, एक चीज़ अगर आप इसी को लिख देते हैं तो भी सही है। कैसे सही है मैं उसको भी बताता हूँ। जैसे देखिए, आप लोग अभी कल हम बताए थे आप लोगों को कि जब हमको समरूपता प्रूव करना रहता है तो हम बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा को लेते हैं, बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा। तो मैं यहाँ से अगर इस चीज़ को लिखना चाहूँ, केवल इसी चीज़ को, इतने को, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए लिख सकता हूँ क्या, उसको देखिए। उसके बाद क्यों ऐसे लिख रहे हैं इसको देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी और यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, ए सी। तो ए सी को मैं यहाँ पर ले आऊँ, ऐसे कर सकते हैं ना तिर्यक गुणा। तो ए सी को मैं यहाँ अगर लेकर आऊँ, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखिए ए सी अपान और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए तो है ही, ए ई, और इधर आ जाएगा ए बी अपान ए डी। देखिए कैसे किए हैं, ए सी को यहाँ लेकर गए, ए डी को यहाँ लेकर आए। इस चीज़ को हम कर सकते हैं, इक्वल में है तो इसको मैं कर सकता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि ए सी अपान ए ई, बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा, ए बी अपान ए डी, बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा। तो मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि अब मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि इसकी दोनों भुजाएं समानुपाती हैं
और जब दो भुजाएं समानुपाती हैं तो इसके बीच का कोण भी तो इक्वल है, क्योंकि यह चीज़ क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोण ए इक्वल टू कोण ए कैसे हुआ है, उभयनिष्ठ। ठीक, ये तो हो गया उभयनिष्ठ। और मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, क्यों 1 से, क्योंकि एक समीकरण यही तो कह रहा है कि इसकी दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, और जब दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं और उसके बाद कोण ए भी इस तरह है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो हो गया त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी कैसे हुआ है, एस ए एस समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। देखिए ये था उदाहरण प्रश्न नंबर 6। अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु D पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इतना 4 चीज को क्या करना है, दर्शाना है, प्रूविंग का प्रश्न है। देखिए ऐसा प्रश्न एक उदाहरण नंबर 8 था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जब प्रश्नावली का प्रश्न करा दूंगा तो उदाहरण आप अपने आप से कर लेंगे, तो वैसा ही होगा सेम। मैं इसको अभी बता दूंगा तो आप लोग उस प्रश्न को जाकर करेंगे तो तुरंत आता रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया था। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है, मैं पहले को लेकर चलता हूँ। देखिए एक चीज़ और, चूँकि इसमें 4 प्रश्न है तो मैं इसलिए जो दिया है प्रूव करना है मैं उसको नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोग उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले कह रहा है कि त्रिभुज AEP और CDP। देखिए AEP यहाँ से इस त्रिभुज को लेना है और कह रहा है कि CDP इस त्रिभुज को लेना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा। देखिए कोण E इक्वल टू कोण D क्यों हुआ है 90 डिग्री। देखिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो चीज़ प्रूव करना है, जो चीज़ दिया है आप लोग उसको लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एक चीज़ और देखिए, कोण P जो है एंगल CPD इक्वल टू एंगल APE क्यों हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये चीज़ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP क्यों हुआ है, AA समरूपता की कसौटी, AA समरूपता की कसौटी। देखिए ये प्रश्न यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया कि AEP समरूप त्रिभुज है CDP। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा क्या कर रहा है कि ABD इक्वल टू CBE क्या दिए, देखिए ABD CBE। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है, सेम ऐसे ही होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या पूछा है ABD, तो ABD तो देख रहे हैं हम कि कोण D इक्वल टू CBE, कोण E क्यों हुआ है 90 डिग्री। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कोण B क्या चीज़ है, उभयनिष्ठ, तो कोण B उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ हो गया, तो अब मैं सिंपली लिख दूंगा कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE कैसे हुआ है, AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी। देखिए इन प्रश्नों को मैं लगभग बहुत बार करा दिया हूँ, ठीक है ना, कि कौन सा ये सब लिखने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें क्या चीज़ बताना है। यहाँ पर कोण D और कोण E 90 डिग्री है, तो इक्वल तो होना ही है। कोण B क्यों इक्वल किए, क्योंकि ये दोनों पार्ट उभयनिष्ठ है, तो जब उभयनिष्ठ है तो इक्वल होगा ही, इसलिए ये क्या हो गया, समरूप, AA समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। अब तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि AEP और उसके बाद ADB। देखिए इसको तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। AEP इस त्रिभुज को लेना है और लेना है ADB को और AEP को। चलिए ठीक है, इसको हम बता रहे हैं, देखिए कैसे होगा।
ये 3 नंबर और यहाँ लेते हैं हम 4 नंबर को। एक बार पहले 4 नंबर को देखते हैं। PDC कह रहा है और कह रहा है कि BEC। हाँ देखिए, पहले इसी को बता देते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। कह रहा है कि PDC, तो PDC और BEC, BEC। देखिए जब PDC को लेंगे, PDC को, तो कोण D इक्वल होगा, कोण D जो है, कोण D किसके इक्वल होगा? कोण E के। क्यों होगा? क्योंकि ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब यहाँ से देख रहे हैं हम, C इसमें भी आ रहा है, C इसमें भी आ रहा है, PDC और उसके बाद BEC। तो कोण C क्या चीज़ है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ से हो गया। अब उसके बाद मैं लिख दूंगा कि त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC क्यों हुआ है? AA समरूपता की कसौटी से, AA समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज प्रूव हो गए। ठीक, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहना है, अब क्या चीज़ इसमें प्रूव करना है। AEP इस त्रिभुज को, और लेंगे हम ADB को। ठीक, देखिए एकदम इजी है। कैसे इजी है? देखिए AEP। अब देखिए अंक, अगर मैं इसमें अल्फ़ाबेट को लेकर चलूँ तो जो अल्फ़ा रिपीट है, देखिए यहाँ पर जो है AEP और ADB इस त्रिभुज को कह रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोण A यहाँ का जो है, कोण A क्या चीज़ है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। जब कोण A उभयनिष्ठ हो गया, अब उसके बाद देख रहे हैं हम कि AEP, देखिए E यहाँ पर बीच में आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? D। E और D दोनों जगह क्या चीज़ बना है? 90 डिग्री। तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि कोण E जो है और एक कोण D 90 डिग्री है, इसलिए क्या चीज़ हो गया? दोनों इक्वल हो गया। और जब दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ भी लगेगा AA समरूपता की कसौटी। तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा AEP समरूप त्रिभुज ADB। क्यों हुआ है? AA समरूपता की कसौटी। देखिए जितना भी प्रश्न मैंने आज बताया है, देखिए 7 नंबर हो गया। अब इसके आगे जो है 8वें प्रश्न से कल के वीडियो में देखा जाएगा। चूँकि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये 7 प्रश्न हो गया। इसमें चूँकि ये 3-4 प्रश्न को एक ही में मिला दिया था। अब इससे पहले जो हम लोग लगा रहे थे उसमें एक दिया था, लेकिन इसमें 4 एक ही में दिया था। तो आप लोग अब इसको देखकर 8वां प्रश्न जो उदाहरण नंबर था, आप लोग उसको कर सकते हैं। इसके आगे का प्रश्न आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं।